हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स, वेलकम बैक टू iTub सिंप्लीफाइड। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सो टुडे आवर वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं EIE यानी एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन के यूनिट 1 को कम्प्लीटली हिंदी में कवर करूँगी। एंड सिंस दिस इज़ अ वन शॉट, तो आपको पूरी यूनिट एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अब क्योंकि मैंने इसी चैप्टर की डिटेल्ड वीडियोस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में की है, तो इस वीडियो में मैं हर कॉन्सेप्ट को उतनी डेप्थ में कवर नहीं करूँगी। मेरा फोकस रहेगा कि मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझना है तो आप इसी चैप्टर की हमारी पार्ट वाइज इंग्लिश डिटेल्ड वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको कम्प्लीटली हिंदी में नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। तो जल्दी चलिए बिना किसी डीले के हम लोग हमारा यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक काल की सामाजिक पृष्ठभूमि को। उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक शिक्षा की दृष्टि, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं की। फिर हम आएंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और पाठ्यक्रम पर, जिसमें हम लोग श्रवण, मनन, निधिध्यासन, पराविद्या, अपराविद्या जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे शैक्षणिक संस्थाएं और गुरुकुल व्यवस्था को, और इसी के साथ साथ हम लोग गुरु शिष्य परंपरा और मूल्यांकन को भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम स्पेसिफिकली वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को डिस्कस करेंगे और फाइनली देखेंगे कि वर्तमान समय में वैदिक शिक्षा की प्रासंगिकता क्या है, और उसके बाद हम निष्कर्ष देख के इसको कंक्लूड कर देंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम लिए हम लोग अब हमारे मेन चीज़ से शुरुआत करते हैं, दैट इज सामाजिक पृष्ठभूमि। तो वैदिक काल के समय जो समाज था ना, वो मुख्यतः मौखिक समाज था। मतलब नॉलेज को प्रिजर्व और आगे ट्रांसमिट करने के लिए स्मृति, श्रवण और पुनरावृत्ति पर लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। इस पीरियड में लेखन और औपचारिक पुस्तक परंपरा का वाइड स्प्रेड विकास नहीं था, इसलिए एजुकेशन के सेंटर में गुरु, शिष्य और मौखिक अनुशासन था। साथ ही सोसाइटी की वर्ण व्यवस्था, यज्ञिक जीवन, पारंपरिक संरचना और सांस्कृतिक अनुष्ठान भी एजुकेशन की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते थे। और इसी वजह से एजुकेशन का पर्पस सिर्फ सूचना देना नहीं था, उसका फोकस था जीवन मूल्यों, परंपरा, आचरण और सामाजिक उत्तरदायित्व को डेवलप करना। यानी स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेजेबल नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल भी बनाना। अब जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आते हैं तो सोसाइटी में ना कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता बढ़ जाती है। जनपदों का विकास होने लगता है, ठीक है। जो शैक्षिक परंपराएं हैं वो भी ग्रेजुअली और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं, मतलब संगठित होने लगती हैं। इसी पीरियड में हमारे आश्रम, गुरुकुल, वैदिक पाठशालाएं और विद्वत सभाएं, मतलब नॉलेज के संरक्षण और ट्रांसमिशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट मीडियम्स थे वो भी उभर के आने लगते हैं। तो अब जब हमें वैदिक समाज का एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस सोसाइटी में एजुकेशन को लेकर मूल दृष्टि क्या थी, यानी वैदिक शिक्षा का बेसिक विजन क्या था। तो सबसे पहले वैदिक शिक्षा का लक्ष्य था सत्य की खोज। यानी एजुकेशन का पर्पस सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में नॉलेज कलेक्ट करना नहीं था, बल्कि जीवन के अंतिम सत्य को समझना, आत्मबोध और आध्यात्मिक जागरण की तरफ बढ़ना भी था। इसी के साथ एजुकेशन का एक और इम्पॉर्टेंट रोल था परंपरा की संरक्षण। वेदों, उपनिषदों और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सुरक्षित रखना और आगे पहुंचाना एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था। अब तीसरा पॉइंट है नैतिक विकास का, जहां एजुकेशन को सिर्फ बौद्धिक या बुद्धि के विकास तक लिमिटेड नहीं माना गया है। इसके थ्रू चरित्र, सदाचार और नैतिकता का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति इंटेलेक्चुअली कैपेबल होने के साथ साथ मॉरली रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। इसी के बाद हम लोग बात करेंगे सामाजिक संतुलन की।
तो एजुकेशन का फोकस सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर नहीं था, व्यक्ति के डेवलपमेंट के साथ समाज के कल्याण और सामंजस्य को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और फाइनली वैदिक शिक्षा जीवन से जुड़ी शिक्षा थी, यानी जो नॉलेज स्टूडेंट अर्जित करता है वो सिर्फ किताबी ज्ञान पर कर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दैनिक जीवन, आचरण और व्यवहारिक कार्यों से भी कनेक्टेड होनी चाहिए। तो अगर इन सब पॉइंट्स को एक साथ देखें तो वैदिक शिक्षा की दृष्टि काफ़ी समग्र थी, जिसमें ज्ञान के साथ आत्मबोध, चरित्र, समाज और जीवन को भी एजुकेशन का हिस्सा माना गया था। अब वैदिक काल की दृष्टि समझने के बाद हम थोड़ा और स्पेसिफिकली देखते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम के मेन उद्देश्य क्या थे और प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले उद्देश्य था वैदिक ज्ञान का सटीक संरक्षण एवं हस्तांतरण। जैसा हमने देखा कि वैदिक समाज मेनली मौखिक था, इसलिए नॉलेज को बिना तरोड़ मरोड़ के एक जनरेशन से मतलब दूसरे जनरेशन तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसी के साथ यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए पुरोहित का प्रशिक्षण भी एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य माना जाता था। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था नैतिक और चारित्रिक विकास का। यहाँ कैरेक्टर फॉर्मेशन को सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, मतलब स्टूडेंट सिर्फ नॉलेजेबल ना हो बल्कि उसका आचरण और कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था। एजुकेशन में वर्ण अनुसार भूमिका प्रशिक्षण भी दिया जाता था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सोशल रोल्स के अकॉर्डिंग उन्हें प्रिपेयर किया जाता था। मतलब अगर कोई बच्चा ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण के रोल्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको क्षत्रियों के रोल्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, एंड सो ऑन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ना। फिर साथ ही एजुकेशन का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास का भी होता था। इसमें एकाग्रता, ध्यान और अनुशासित जीवन पर एम्फसाइज किया जाता था। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था सामाजिक सद्भाव का, यानी व्यक्ति को अपने परिवार, समुदाय और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को समझने के लिए तैयार किया जाता था, मतलब सबको रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता था। अब अगर हम वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को देखें तो यहाँ सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है मौखिक एवं श्रवण आधारित प्रणाली। इसका मतलब है कि नॉलेज को लिखित पुस्तकों के थ्रू नहीं बल्कि गुरु से सुनकर, याद करके, बार बार दोहरा कर सुरक्षित रखा जाता था। इसलिए सही उच्चारण और स्मृति का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती थी। अब दूसरा फीचर था आवासीय गुरुकुल प्रणाली, मतलब स्टूडेंट्स गुरु के साथ रहकर एजुकेशन को रिसीव करते थे, यानी स्टूडेंट्स क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होती थी, स्टूडेंट्स का डेली लाइफ भी उसी लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट बन जाती थी लेटर स्टेजेस में। अब इस सिस्टम में निर्धारित ट्यूशन फी नहीं होती थी, इसलिए शिक्षा को जनरली हम लोग निःशुल्क शिक्षा मानते थे। अब तीसरा फीचर आ जाता है मूल्य आधारित और व्यक्तिकृत शिक्षण का। व्यक्तिकृत मतलब इंडिविजुअलाइज्ड। यहाँ एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नॉलेज ट्रांसफ़र करना नहीं होता था, एजुकेशन चरित्र, नैतिकता और सदाचार को भी लर्निंग का एसेंशियल पार्ट मानती थी। इतना हमें पता चल गया है ना। तो ये था मूल्य आधारित जो शिक्षण है। अब हम व्यक्तिकृत शिक्षण की अगर बात करें तो टीचिंग में स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल क्षमता और आवश्यकता को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, यानी सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ को देख के उनके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग का कैटेगरी रखी जाती थी, जिसे हम अधिकारी भेद भी बोलते हैं। अब फोर्थ फीचर है औपचारिक परीक्षाओं का अभाव। इसका मतलब ये नहीं था कि स्टूडेंट्स का असेसमेंट होता ही नहीं था, ठीक है। इंस्टेड यहाँ पर इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन निरंतर और अनौपचारिक रूप से किया जाता था। मतलब गुरु एक स्टूडेंट्स के ज्ञान, उसकी स्मृति, तर्क शक्ति, आचरण और प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस को पहले ऑब्जर्व करता था और फिर उसकी प्रोग्रेस को असेस करता था। और फाइनली एजुकेशन में उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस हमें देखने को मिलती है। तो उपनयन संस्कार एजुकेशन में फॉर्मल एंट्री को रिप्रेजेंट करता था। इसके थ्रू स्टूडेंट्स ब्रह्मचार्य और अध्ययन के जीवन में प्रवेश करते थे।
वहीं जो हमारा समावर्तन संस्कार है वहाँ एजुकेशन के कंप्लीशन को मार्क किया जाता था। इस स्टेज पर गुरु स्टूडेंट को फाइनली गाइडेंस देता था, जिसमें वो सत्यम वध और धर्मम चर वाले आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, उस पर एम्फोसाइज करता था। मतलब कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को सही आचरण के साथ जीवन में उतारना भी है। लेकिन यहाँ पे ना इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। ये सिस्टम ना पूरी तरह समान और यूनिवर्सल नहीं था। एजुकेशन लार्जली उच्च वर्णों तक सीमित होती थी, ठीक है। महिलाओं और शूद्रों को सीमित अवसर मिलते थे, सीमित मतलब लिमिटेड। साथ ही ट्रेडिशन पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस कभी कभी ना जो हमारी नव विचार होते थे या फिर इनोवेशन होती थी उसको भी लिमिट कर देता था। तो अब तक हमने देख लिया है कि वैदिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी और लिमिटेशंस क्या थी। आई थिंक आप लोगों को ये स्लाइड भी अब अच्छे से क्लियर हो गई है। तो इसी के साथ अब हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि ये एजुकेशन प्रैक्टिकली दी कैसे जाती थी, ठीक है। तो इसलिए हम वैदिक शिक्षा के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझते हैं। सॉरी गाइस, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो अगर मैं हिंदी में कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। आई एम नॉट सो थॉरो विद द हिंदी टर्म्स। तो अब लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो सबसे पहले इस प्रोसेस की नेचर को देख लेते हैं। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया थी वो गुरु केंद्रित, मौखिक, अनुभवजन्य और मूल्य आधारित होती थी। यानी गुरु लर्निंग प्रोसेस का सेंट्रल फिगर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि स्टूडेंट सिर्फ चुपचाप सुनकर याद करते थे। लर्निंग में अनुभव, प्रश्न, चिंतन और आचरण को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि औपचारिक परीक्षाओं का अभाव था या फिर औपचारिक परीक्षाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इस पॉइंट के बारे में हम पहले क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो लेट्स नॉट इलाबोरेट इट मच, बट मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ। तो इसका मतलब ये था कि जो असेसमेंट होती थी वो फॉर्मल वे में नहीं होती थी, उनका लगातार और अनौपचारिक मूल्यांकन होता था। यानी गुरु ऑब्जर्व करते थे और फिर स्टूडेंट की नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका लेवल असेस करते थे, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन के लिए कोई निःशुल्क शिक्षा मतलब निश्चित शुल्क नहीं होता था। व्यवस्था को भूमि अनुदान, उपहार, स्वैच्छिक दान या दक्षिणा जैसे माध्यमों से सपोर्ट किया जाता था। इस लर्निंग प्रोसेस में उपनयन संस्कार भी इम्पॉर्टेंट था। लगभग 8 से 15 साल की जो एज होती थी ना, उसमें होने वाला ये जो दीक्षा समारोह था वो स्टूडेंट्स के बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश यानी द्विजय या फिर हम दूसरा जन्म, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता था। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। और एजुकेशन के कंप्लीशन पर ना समावर्तन संस्कार होता था। ये स्नातक समारोह की तरह था जहाँ गुरु जो था वो स्टूडेंट को एक फाइनल गाइडेंस देता था, जैसे कि सत्यम वध, धर्मम चर या स्व अध्यानम प्रमद, ठीक है। ये टर्म्स थोड़ी इम्पॉर्टेंट है तो आप इनको ना पक्का याद कर लेना, ठीक है। लेकिन अब सबसे एक और हम इंटरेस्टिंग पार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है, कि ये जो प्रक्रिया थी इसको बच्चे कैसे सीखते थे। तो इसके लिए ना बेसिकली लर्निंग प्रोसेस को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया था: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो अब इन तीनों चरणों की हम बात कर लेते हैं। अब सबसे पहला है इसमें श्रवण। तो इसमें स्टूडेंट गुरु के सही उच्चारण और पूरी एकाग्रता से सुनता था, वर्ड्स के करेक्ट मीनिंग को समझने की कोशिश करता था और फिर नॉलेज को बिना तरोड़े मरोड़े उनको रिसीव करता था। अब यहाँ पे ये तरोड़ना मरोड़ना क्यों नहीं होता था? क्योंकि उन लोगों को वही नॉलेज आगे ट्रांसमिट करनी पड़ती थी या फिर प्रिजर्व करके देनी पड़ती थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। अब इसमें दूसरा स्टेप है मनन का। तो सिर्फ सुन लेना इनफ नहीं होता था। जो स्टूडेंट्स थे वो नॉलेज सुनते थे, फिर उस पर विचार करते थे या चिंतन करते थे और फिर तर्क के थ्रू उसका एनालिसिस करके गुरु से डीपर क्वेश्चंस पूछते थे या फिर दूसरे विद्वानों के साथ वाद विवाद करते थे और अपना पॉइंट सामने रखते थे। अब ये उनकी रिफ्लेक्शन या फिर क्रिटिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता था। क्रिटिकल थिंकिंग इज आलोचनात्मक थिंकिंग, मतलब आलोचनात्मक दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करता था। अब तीसरा है निधिध्यासन।
तो इसका मतलब है नॉलेज को सिर्फ समझ लेना इनफ नहीं होता था, उसको अपने अंदर मतलब आत्मसात करना और डेली लाइफ में अप्लाई करना भी इम्पॉर्टेंट था। यानी जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग अपने आचरण में कुछ कुछ बदलाव लाना। तो अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में एक बारी में समझे तो श्रवण होता था ज्ञान को सुनना और ग्रहण करना, मनन होता था उस ज्ञान पर विचार और तर्क करना, और निधिध्यासन उस ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन में उतारना। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम कुछ प्रमुख शिक्षण विधियाँ मतलब टीचिंग मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब इन तीन इम्पॉर्टेंट स्टेजेस को सपोर्ट करने के लिए ना अलग अलग टीचिंग मेथड्स या फिर शिक्षण विधियों का यूज़ किया जाता था, जिसमें से सबसे पहला था मौखिक पाठ, मतलब गुरु डायरेक्टली स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। फिर आ जाता है वाद विवाद, इसमें स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछना, डिस्कशन या डिबेट करना, इन सब चीज़ों के लिए ना इनकरेज किया जाता था। फिर आता है हमारा कथा कथन, इसके थ्रू डिफ़िकल्ट आइडियाज़ को स्टोरीज़ के माध्यम से सिंपल और अंडरस्टैंडेबल वे में समझाया जाता था या ट्रांसमिट किया जाता था। फिर आता है व्यवहारिक प्रशिक्षण, इसमें जो थ्योरेटिकल नॉलेज थी मतलब जो किताबी ज्ञान था उसके साथ ना प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाए जाते थे, जो कि हमारा बेसिकली गंधर्व वेद हो गया, या फिर जैसे यज्ञ वगैरह करते थे तो उनके लिए आपको चिकित्सा करते थे तो उनके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, तो इसीलिए उनको प्रैक्टिकल स्किल या व्यवहारिक कौशल भी सिखाया जाता था। अब इसके अलावा आ जाता है हमारा स्वाध्ययन, मतलब सिंपल सा कि स्टूडेंट का खुद से भी स्टडी करना इम्पॉर्टेंट होता था। और एंड में आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति, मतलब नॉलेज को बार बार रिपीट करना ताकि वो मेमोरी में फर्मली इस्टेब्लिश हो जाए, दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ओवरऑल वैदिक शिक्षण अधिगम प्रोसेस में सुनना, सोचना, क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना और फाइनली फिर नॉलेज को अपने कंडक्ट में लाना, ये सभी को ना लर्निंग का ही पार्ट माना जाता था। तो अब तक हमने समझ लिया है कि वैदिक काल में हमारे सीखने की प्रक्रिया कैसी थी, ठीक है, वो किस तरह आगे बढ़ती थी। तो अब जाहिर सा सवाल आता है कि उनका पाठ्यक्रम कैसा था या करिकुलम कैसा था। तो जल्दी से हम उनका एक बार करिकुलम समझ लेते हैं। तो वैदिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो काफ़ी व्यापक था, व्यापक मतलब वास्ट, और अंतर विषय था मतलब इंटरडिसिप्लिनरी था, मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। इसमें शैक्षणिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच आज की तरह मतलब बहुत ज़्यादा कठोर विभाजन देखने को नहीं मिलता था, सबको एक साथ लेके चलते थे, ठीक है। संगठित समग्र शिक्षण जो बोलते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी, मतलब प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ नहीं होती थी, सारा करिकुलम इंटीग्रेटेड था। जो इंटीग्रेटेड लर्निंग की हम बात करते हैं ना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसको ना ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, अपराविद्या और पराविद्या, ठीक है। तो अपराविद्या का संबंध लौकिक या फिर निम्न ज्ञान से होता था। इसमें व्यवहारिक कौशल और विभिन्न विषय शामिल होते थे, जैसे कि व्याकरण, खगोल शास्त्र, गणित, नैतिकता और राजनीति। वहीं पर जो पराविद्या है उसका संबंध ना आध्यात्मिक और उच्च ज्ञान से होता था, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति था। आत्म साक्षात्कार इस आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति था। इसके अलावा वैदिक साहित्य में भी ज्ञान के कई अलग अलग क्षेत्र मिलते हैं, जिसमें हम लोग 4 वेदों की बात करते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। व्यवहारिक विषय जैसे कि आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र और राजनीति। और फिर 6 वेदांग की, जिसमें आ जाता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। ये मैंने ना डिटेल्स में अपनी इंग्लिश वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो किसी को बिल्कुल अगर प्रॉपर डिटेल्ड चाहिए तो आप ना एक बार वहाँ से रेफ़र कर लेना, ठीक है। इसके साथ हमारे पास ब्राह्मण और अरण्यक भी होते थे। तो ये जो चीज़ होती थी वो बेसिकली ना कमेंट्रीज होती थी या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती थी, जो कि ना गद्य ग्रंथ को समझाने का काम करती थी। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। अब उसके बाद आ जाता था हमारा उपनिषद, जो कि हमें उच्च ज्ञान को देते थे। अब ये पराविद्या का भी पार्ट थे और अपराविद्या का भी पार्ट थे। तो कुल मिलाकर वैदिक काल का करिकुलम केवल एक प्रकार का ज्ञान नहीं देता था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें
समाहित थी। ठीक है, इसमें हम लोग लौकिक, व्यवहारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक अलग अलग प्रकार के ज्ञान देख सकते हैं और उनका महत्व भी समझ सकते हैं। तो अब जब हमें ये समझ में आ गया कि वैदिक शिक्षा को में क्या पढ़ाया जाता था, कैसे पढ़ाया जाता था, तो अगला टॉपिक ये आता है कि ये जो शिक्षा थी वो किन किन संस्थाओं के द्वारा दी जाती थी, मतलब माध्यम क्या था। तो इसी से अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, जो कि बात करता है शैक्षणिक संस्थाओं के विकास और उनके प्रकारों के बारे में। तो वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था ना धीरे धीरे डेवलप हुई थी। ठीक है, मतलब शुरुआत में जो एजुकेशन थी वो लार्जली ना परिवार केंद्रित थी। परिवार केंद्रित मतलब फैमिली बेस्ड होती थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल तक आते हैं ना, तो काफ़ी सारी शैक्षणिक संस्थाएं ना डेवलप होने लगी थी, उनका विकास होने लग गया था। अब इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलता था वो था गुरुकुल का। तो गुरुकुल एक आवासीय शिक्षा केंद्र था जहाँ शिष्य गुरु के साथ रहकर स्टडी करता था। ठीक है, यानी जो एजुकेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ क्लास तक लिमिटेड नहीं होती थी। गुरु के साथ रहना और डेली लाइफ में पार्टिसिपेट करना भी लर्निंग का ही एक पार्ट था। इसके बाद आता है परिषदें। ये विद्वानों की सभा होती थी बेसिकली, जहाँ शास्त्रार्थ या फिर विचार विमर्श और ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था। तो यहाँ लर्निंग इंडिविजुअल गुरु शिष्य रिलेशनशिप से आगे बढ़कर स्कॉलर्स के इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का फॉर्म ले लेती है। फिर आते हैं हमारे आश्रम। यहाँ जो एजुकेशन होती थी वो डिसिप्लिन लिविंग से जुड़ी हुई थी। ये गुरु शिष्य परंपरा पर बेस्ड निवास और अध्ययन के स्थान थे, जहाँ ना एजुकेशन के साथ जीवन अनुशासन पर काफ़ी फोकस किया जाता था या उसको एम्फसाइज किया जाता था। इसके अलावा थे हमारे तीर्थ एवं मठ। ये धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में काम करते थे। यहाँ अध्ययन, साधना और परंपरा का संरक्षण एक साथ देखने को मिलता था। फिर आते हैं सम्मेलन। ये रिलेटिवली बड़ी शैक्षणिक और धार्मिक सभाएं होती थी, जहां अलग अलग विद्वान और शासक पार्टिसिपेट करते थे, मतलब शास्त्रार्थ के थ्रू इन्वॉल्व होके आपस में इंटेलेक्चुअली डिबेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी। यहाँ पे पार्टिसिपेशन एक्टिव रूप में देखने को मिलता था। अब एंड में आता है चरण। ये स्पेसिफिक वैदिक शाखाओं के संरक्षण और पाठ परंपरा के इम्पोर्टेंट सेंटर्स होते थे, यानी पर्टिकुलर वैदिक ट्रेडिशंस को सिस्टमैटिकली प्रिजर्व और ट्रांसमिट करने में इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता था। तो अगर सिंपली हम लोगों को ये चीज़ याद करनी है तो वैदिक काल की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक टाइप की नहीं थी। गुरुकुल में रेजिडेंशियल लर्निंग, परिषदों में स्कॉलरली डिस्कशन, आश्रमों में डिसिप्लिन स्टडी, तीर्थों में एजुकेशन का साधन, सम्मेलन में एक लार्जर इंटेलेक्चुअल गैदरिंग और चरण में स्पेसिफिक वैदिक ट्रेडिशंस का प्रिजर्वेशन हमें देखने को मिलता था। अब इससे हम लोग एक और नेक्स्ट उस पर ट्रांजिशन करते हैं और देखते हैं कि गुरुकुल कैसे फंक्शन करता था, क्योंकि जो गुरुकुल था वो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इकाई लगा लो इसको। ठीक है, ये बेसिक यूनिट था वहाँ के एजुकेशन का। तो गुरुकुल को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो गुरुकुल था वो एक स्कूल या फिर क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं था। अगर हम उसको सिर्फ स्कूल और क्लासरूम के रूप में देखते हैं तो वो एक इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। ये एक्चुअली ना एक जीवंत सामाजिक इकाई की तरह काम करता था, जहाँ रहना, सीखना, काम करना और सोशल वैल्यूज़ डेवलप करना सब एक ही व्यवस्था का हिस्सा था। अब हम सबसे पहले इसका पारिवारिक स्वरूप देखते हैं। तो गुरु को ना परिवार के मुखिया यानी कुलपति की तरह माना जाता था। ठीक है, और जो गुरु पत्नी थी उनको माता के रूप में माना जाता था, जो कि जो बच्चे थे उनकी देखभाल करती थी। सॉरी। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था पूर्ण समानता का। मतलब राजकुमार हो या फिर कोई भी सामान्य परिवार का बच्चा हो, स्टूडेंट्स जर्नली एक ही वस्त्र पहनते थे। ठीक है, उनका एक ही टाइप का भोजन था, समान प्रकार के कार्य थे, तो उनको ना एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता था। मतलब यहाँ पे इक्वालिटी का प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो बेसिक पर्पस था ना वो था वर्ग अहंकार को समाप्त करना, क्योंकि वहाँ पे वर्ग व्यवस्था बहुत ज़्यादा चलती थी ना, तो उसके अहंकार को समाप्त करना, उसको अपनी ईगो में ना आने देना, वो यहाँ पे एज अ मेन एम देखने को मिलती थी हमें। अब तीसरा पॉइंट है
आत्मनिर्भरता का। तो स्टूडेंट्स लकड़ी इकट्ठा करते थे, गौ सेवा करते थे, खेती जैसे काम करते थे। तो इन एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ सामान्य श्रम नहीं माना जाता था, बल्कि इनको कर्म योग के रूप में देखा जाता था। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ रिलायंस डेवलप करना भी एजुकेशन का ही पार्ट माना जाता था। अब गुरुकुल का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था भिक्षा मांगने की परंपरा। तो जो स्टूडेंट्स थे ना वो समाज से ना भिक्षा मांगते थे, और इसी प्रोसेस में ना उनमें डिफरेंट क्वालिटीज़ जैसे कि विनम्रता, दैट इज़ ह्यूमिलिटी सॉरी, इन जैसे क्वालिटीज़ को डेवलप किया जाता था। और गुरुकुल का ना जो सोसाइटी थी उसके साथ एक कनेक्शन भी इस्टेब्लिश किया जाता था, ताकि बच्चे ना अपनी कम्युनिटी को भूले ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि वो क्या कर रहा है, एक तो विनम्रता जैसी क्वालिटीज़ डेवलप कर रहा है, और साथ ही में बच्चों को समाज से जोड़े भी रख रहा है। अब हम आते हैं गुरुकुल की संगठनात्मक और प्रशासनिक व्यवस्था पर। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना और सुनना। तो एडमिशन ना, जब एडमिशन होता था या प्रवेश होता था, वो गुरु के द्वारा स्टूडेंट्स के चरित्र और क्षमता के असेसमेंट पर होता था, जो कि उपनयन संस्कार के थ्रू मार्क किया जाता था। अब ये उपनयन संस्कार फॉर्मल एंट्री होती थी, और ये एंट्री जो होती थी वो आयु वर्ग के अकॉर्डिंग की जाती थी। ठीक है, मतलब जो ब्राह्मण के लिए एज सेट की गई थी वो थी 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष थी। ठीक है, अब गुरुकुल में निश्चित शुल्क नहीं था, मतलब या तो निःशुल्क आप उसको व्यवस्था मान सकते हो, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई फिक्स्ड शुल्क नहीं है, शुल्क इज़ फीस। ठीक है, तो इसका जो इसकी व्यवस्था थी ना वो बेसिकली उपहार, भूमि अनुदान, या फिर कोई अग्रहार है, गुरु दक्षिणा है, इन जैसे सोर्सेज के थ्रू कंप्लीट होती थी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था शैक्षिक स्वायत्ता इज ऑटोनॉमी, मतलब एजुकेशनल ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये होता था कि जो राजा या फिर रूलर्स होते थे वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, मतलब लैंड ग्रांट्स वगैरह दे रहे तो उनको फाइनेंशियली तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका करिकुलम या फिर किसी भी टीचिंग मेथड पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो सकता था। यहाँ पे गुरु ही डिसाइड करता था कि क्या होगा, कैसे होगा और कैसे किया जाएगा। फिर फाइनली आता है गुरुकुल में सहपाठी शिक्षण। अब सहपाठी शिक्षण थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या होता था कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे, जिन्हें हम अंतःवासी कहते थे, वो लोग ना अपने जूनियर्स को पढ़ाते थे और उनकी हेल्प करते थे। आप ऐसे लगा सकते हो जैसे मैं अभी आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ ना, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये कुछ उसी टाइप का सिस्टम होता था। तो गुरुकुल में सिर्फ एक रेजिडेंशियल स्कूल नहीं था, रेजिडेंशियल सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि जब हम इसकी व्यवस्था के रूप को समझे तो यहाँ शिक्षा, परिवार, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जीवन सब एक दूसरे से ना जुड़े हुए हमें देखने को मिलते हैं। और इसी गुरुकुल के सेंटर में हमारी आ जाती है गुरु शिष्य रिलेशनशिप, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब वैदिक परंपरा में गुरु को ना सिर्फ एक टीचर या फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में नहीं देखा जाता था। उनकी पोजीशन को ना समझने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है जो आई थिंक आप सभी को पता होगी, दैट इज गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। ठीक है, तो इस ट्रेडिशन में ना गुरु को आध्यात्मिक पिता के रूप में माना जाता था। तो अब हम एक बारी गुरु जो वर्ड है उसकी रूट्स को जान लेते हैं कि कहाँ से ये गुरु वर्ड्स निकला है। तो गु का मतलब होता है अंधकार, जो गु रूट है उसका मतलब होता है अंधकार, और जो रूट है उसका मतलब होता है निवारण। ठीक है, तो जब हम इसको साथ में निवारक या निवारण, ठीक है, जब हम इसको साथ में समझे ना तो ये बनता है कि गुरु वो इंसान है या वो व्यक्ति है जो अंधकार से एक इंसान को ज्ञान की ओर ले जाए, मतलब फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ये उस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस को दिखाता था। ठीक है, तो अब जब हम लोगों को गुरु का मतलब समझ में आ गया है, हम ये देखते हैं कि गुरु की जिम्मेदारी या फिर कर्तव्य क्या थे। तो सबसे पहले गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह बच्चों की पितृतुल्य देखभाल करे। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि गुरु स्टूडेंट्स को ना सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, बल्कि उनकी ओवरऑल वेलबींग और डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते थे। दूसरा है कि गुरु से अपेक्षा की जाती थी कि वो ज्ञान को नहीं छुपाएं, यानी नॉलेज को अननेसेसरली अपने तक सीमित
नहीं रखें, क्योंकि उनका जो काम होता था वो बच्चों को सटीक ज्ञान था। अब वो कुछ नॉलेज अगर अपने पास रख लेते हैं और आधी नॉलेज दे देते हैं तो बच्चों को ना उससे कन्फ्यूजन हो सकती थी, या फिर वो लोग आगे जाके गलत नॉलेज को ट्रांसमिट कर सकते थे, एक गलत अवधारणा पैदा कर सकते थे। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए ना ये गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य माना जाता था कि वो ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखे या किसी भी प्रकार के ज्ञान को ना छुपाएं। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था वो क्रिटिकली ना सारी चीज़, सारे एस्पेक्ट्स बच्चों के सामने प्रेजेंट करें, ताकि बच्चे आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ उस चीज़ को समझ सके और उनके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा बना सके। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है अधिकारी भेद। अब अधिकारी भेद इम्पॉर्टेंट है और इसको हमने एक बार पहले भी देखा है, जो कि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के अंडर, मतलब व्यक्तिकृत लर्निंग जो होती थी ना, वही अधिकारी भेद भी है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट की क्षमता, समझ और लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग टीचिंग के जो स्ट्रैटेजीज थी उनको चेंज करते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग मतलब उन स्ट्रैटेजीज को अडाप्ट करते थे। अब हमने गुरु की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। तो शिष्य से ना भक्ति और गुरु सेवा की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि स्टूडेंट को ब्लाइंडली हर चीज़ एक्सेप्ट करनी है गुरु की। इसलिए शिष्य को ना परिप्रश्न इस विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने के लिए इनकरेज किया जाता था। परिप्रश्न का मतलब है कि गहराई से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, क्लैरिफिकेशन मांगना, किसी कंसेप्ट को समझने के लिए क्रिटिकल इंक्वायरी करना, क्रिटिकल मतलब आलोचनात्मक। तो इन सब चीज़ों को देखकर उन लोगों को इनकरेज किया जाता था कि वो सिर्फ ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो ना करे, एक्सेप्ट ना करे, वो उन पर विचार करे और विश्लेषणात्मक रूप से प्रश्न पूछे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा जैसे मॉडर्न सेंस वाली गुरु दक्षिणा ट्यूशन फीस टाइप नहीं है। एजुकेशन किसी फिक्स्ड फीस के बदले नहीं दी जाती थी वैदिक काल में। वहाँ पर जो समावर्तन जब संस्कार होता था उस समय ना जो स्टूडेंट था वो अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग गुरु को कोई भी स्वैच्छिक भेंट दे देता था। ठीक है, अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गुरु दक्षिणा की जो वैल्यू होती थी ना वो किसी भी प्रकार से डिसाइड नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि जो निर्धन स्टूडेंट है उसका जो फल, लकड़ी या फिर जो सेवा थी वो भी उतनी ही मीनिंगफुल मानी जाती थी जितना कि एक वेल्दी राजकुमार ने अगर भूमि दान की है या गौ दान की है, तो जितना इम्पोर्टेंस उसको दी जाती थी उतनी ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे उस निर्धन स्टूडेंट के गुरु दक्षिणा को भी दी जाती थी। ये प्योरली फाइनेंशियल रिलेशनशिप पे बेस्ड था कि एक बच्चा उसका कितना सामर्थ्य है, वो कितना दे सकता है। तो यहाँ पे इसलिए ये चीज़ ना फिक्स्ड होती ही नहीं थी। ठीक है, आई होप गुरु दक्षिणा वाला पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। अब इस ट्रेडिशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है विद्यावंश का। ठीक है, इसका मतलब है कि जो स्कॉलर्स थे वो अपनी शैक्षिक वंशावली को अपने बायोलॉजिकल फादर से ट्रेस नहीं करते थे, बल्कि अपने गुरु या फिर उनकी ज्ञान परंपरा से अपने आप को जोड़ लेते थे। यानी किसी स्कॉलर की इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी ये भी बताती थी कि उसने नॉलेज किस गुरु परंपरा से रिसीव की है, मतलब उसकी नॉलेज किस गुरु से आई है, उसकी पूरी ट्रेस वो विद्यावंश होती थी। ठीक है, इससे क्या होता था, इससे विचारधाराओं और ज्ञान परंपराओं को कई शताब्दियों तक प्रिजर्व और ट्रांसमिट करने में हेल्प मिलती थी। तो ओवरऑल गुरु शिष्य परंपरा सिर्फ टीचर टीचेस और स्टूडेंट लर्न्स वाला रिलेशनशिप नहीं होता था, ये एक मानवीय, नैतिक और बौद्धिक संबंध था जिसमें गुरु गाइडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था और शिष्य श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछता था, अभ्यास करता था और आत्म विकास की जर्नी में पार्टिसिपेट करता था। अब लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि वैदिक शिक्षा में गुरु शिष्य और मूल्यांकन की इसको थोड़ा और क्लोजली एनालाइज करते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुरु शिष्य संबंध की प्रकृति की। ठीक है, तो ये यहाँ पे बी कुप्पू स्वामी का रेफरेंस है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये मैंने यहाँ पे एक ही रेफरेंस डाला हुआ है क्योंकि ये हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं ना उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे गुरु शिष्य प्रकृति की। तो जैसा कि हमने देखा कि जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी वो डेली लाइफ का पार्ट थी, है ना। गुरु और शिष्य का संबंध केवल टीचर और स्टूडेंट का फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता था। बी कुप्पू स्वामी कहते हैं कि ये संबंध ना आध्यात्मिक
और मनोवैज्ञानिक था। मतलब गुरु केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होता था, बल्कि शिष्य के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसी तरह ना गुरु की भूमिका और शिष्य की भूमिका हम पहले ही एक बार विस्तार में समझ चुके हैं, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो गुरु एक आध्यात्मिक अभिभावक की तरह विद्यार्थी का मार्गदर्शन करता था, है ना, और उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षण देता था। तो ये थी गुरु की भूमिका, और वो ज्ञान को अपने तक लिमिट नहीं रखता था। वहीं जब हम शिष्य की भूमिका की बात करते हैं, तो शिष्य की भूमिका में आ जाता है सत्य की खोज, सेवा भाव, विनम्रता और गुरु के प्रति श्रद्धा, है ना। अब इसी क्रम में हम लोगों ने गुरु दक्षिणा की भी बात कर ली थी, और आई थिंक आपको ये भी क्लियर है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। तो अब हम आ जाते हैं मूल्यांकन पर, कि मूल्यांकन की प्रणाली कैसी होती थी। तो वैदिक शिक्षा में आज की तरह नियमित रिटन एग्जामिनेशन या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होते थे। मूल्यांकन मुख्यतः निरंतर और औपचारिक था, ठीक है। निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूस, एंड अनौपचारिक इज इनफॉर्मल, ठीक है। मतलब कोई डिग्री या फिर ऐसी कोई परीक्षा टेस्ट वेस्ट नहीं लिए जाते थे, ये कंटिन्यूटिव असेसमेंट की तरह आप लगा सकते हो। तो विद्यार्थी की स्मृति, तर्कशीलता, तर्क शक्ति या फिर तर्कशीलता इज द सेम थिंग, आचरण और व्यावहारिक दक्षता के आधार पर उसकी प्रगति को देखा जाता था। यानी केवल ये देखना पर्याप्त नहीं था कि विद्यार्थी ने कितना पाठ याद किया या फिर कितने सिलेबस उन लोगों ने कवर कर लिया है, बल्कि ये भी देखा जाता था कि वो अपने ज्ञान को कैसे समझ रहे हैं और अपने व्यवहार में उसी चीज़ को कैसे लागू कर रहे हैं। अब कुछ परिस्थितियों में अंतिम मूल्यांकन जो होती थी वो परिषद या फिर विद्वान की सभा के समक्ष सार्वजनिक रूप से की जाती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती थी कि अपने ज्ञान जो उन लोगों ने अर्जित किया है उसको सफलतापूर्वक उसकी रक्षा करना और उसका उचित प्रयोग कर पाना, और उच्च शैक्षणिक उपलब्धि को वो लोग दर्शाती थी। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो लोग परिषद में जाते थे, वहाँ पे वो लोग शास्त्रार्थ करते थे, और शास्त्रार्थ करने के बाद वो अपना जो उन लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड, वो उसको वहाँ पे प्रेजेंट करते थे। और वो जो वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता था, वहाँ से एनालाइज किया जाता था कि उन लोगों ने कितना काम किया है। तो ये बेसिकली आप सर्वोच्च मतलब हाईएस्ट एजुकेशनल डिग्री काइंड ऑफ थिंग लगा सकते हो, प्रमाणिकता लगा सकते हो, कि वो बेसिकली उसका प्रमाण था कि बच्चे ने एक्चुअली में नॉलेज को रिसीव किया है। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। तो अब हम लोगों ने ये सब देख लिया है कि मूल्यांकन वगैरह कैसा आता था, तो लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ, कि फीमेल एजुकेशन वहाँ पे कैसी होती थी। तो ये ना थ्रू आउट द पीरियड इवॉल्व हुई है, तो इस इवोल्यूशन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हैं, प्रारंभिक इज जो अर्ली वैदिक काल था, उसको ना समावेशिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली समावेशिक युग था, क्योंकि इसमें ना वुमेन्स को सिर्फ और सिर्फ उनको लिमिट नहीं किया जाता था। वहाँ पे ना उन लोगों को उपनयन संस्कार का पूर्ण अधिकार था, ठीक है, जिसके थ्रू वो लोग अपने वैदिक अध्ययन की जर्नी और ब्रह्मचार्य के जीवन को भी मार्क करती थी या उसमें प्रवेश करती थी। वुमेन ने यहाँ पे ना सिर्फ बेसिक एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं होती थी, वो लोग वेद पढ़ते थे, व्याकरण, काव्य, लोक कला जैसे कि गांधार वेद और तर्कशास्त्र जैसे सब्जेक्ट्स का भी अध्ययन करते थे। अब इस पीरियड में ना स्त्री विद्वानों को बेसिकली ना दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें पहली थी ब्रह्मवादिनी की, ठीक है। तो ब्रह्मवादिनी वो वुमेन होती थी जो जर्नली विवाह नहीं करती थी और अपना पूरा जीवन अध्ययन, चिंतन और शिक्षण को डेडिकेट कर देती थी। इस कैटेगरी में बेसिकली हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारी गार्गी, मैत्री, लोपमुद्रा, अपाला, घोषा, तो ऐसे काफ़ी सारे नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब और ये सब ना हमें आर.एल. कश्यप की बुक में देखने को मिलते हैं। ये सब मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है, तो आप ना वहाँ से ज़रूर एक बार नोट्स तो पढ़ ही लेना। इसमें ब्रह्मवादिनी जो गार्गी है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि उन लोगों ने ना जो राजा जनक की सभा है उसके अंदर याज्ञवल्क्य से ना शास्त्रार्थ किया था, और एक प्रसिद्धि या फिर आप मान सकते हो एक लार्ज स्केल पे ना उनको ना बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा वहाँ पे हासिल हुई थी, ठीक है।
वहाँ पे मतलब वो बहुत फेमस हो गई थी उस चीज़ के बाद से, और वो बहुत उसके बाद से ना उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है हमारे एजुकेशन में। DU का एक कॉलेज भी है ना, गार्गी कॉलेज, तो वो बेसिकली इन्हीं के ऊपर रखा गया है, इन्हीं के नाम से। अब हम हमारी दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं जो कि है सयोध्यवहा की। ठीक है, सयोध्यवहा, ये पता है, ये इसको प्रोनाउंस करने में ना मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी आती है, मेरी टंग हमेशा स्लिप हो जाती है इसको बोलते समय। बट एनीवे अब आगे बढ़ते हैं। ये वुमेन जो होती थी वो ना विवाह जो होता था वो विवाह, जैसे ये लोग तो विवाह नहीं करती थी ब्रह्मवादिन, पर जो सयोध्यवहा होती थी वो लोग विवाह करती थी और औपचारिक शिक्षा प्राप्त करती थी। उनकी जो एजुकेशन थी ना वो पर्टिकुलरली वैदिक साहित्य और जो ग्रह नैतिकता जो होती है ना, मतलब होम साइंस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जो गृहिणी जीवन के ऊपर बेस्ड होता है, आधारित होते हैं, उन पर फोकस करती थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल पे आ जाते हैं तो इस सिचुएशन में ना ग्रेजुअली हमें चेंज देखने को मिलता है, मतलब सिर्फ सयोध्यवहा की सिचुएशन में नहीं, पूरी सिचुएशन में, इन जर्नल वुमेन्स सिचुएशन में हमें यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, कन्याओं के लिए अब यहाँ पे उपनयन संस्कार की जो प्रैक्टिस थी वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, धीरे धीरे कम के एंड तक आते आते तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके साथ जो वुमेन की एजुकेशन थी वो ग्रेजुअली ना सिर्फ घरेलू कार्य तक सीमित हो जाती है। उनका जो एक्सेस था प्राचीन ग्रंथों तक या फिर जो दर्शन होते थे उनका अध्ययन होता था, उनके लिए ना बिल्कुल ही निषिद्ध कर दी जाती है, मतलब प्रोहिबिट कर दिया जाता है, उनको पढ़ने देते ही नहीं है वो लोग। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये है कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को एक स्टैटिक फिनोमेना की तरह हम लोग नहीं देख सकते। प्रारंभिक वैदिक काल में ना अपॉर्चुनिटीज़ कंपेरेटिवली वाइडर थी, लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ मूव ऑन कर गए उसमें ना अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेजुअली रिस्ट्रिक्ट होती चली गई। अब जब हमने वैदिक शिक्षा के डेवलपमेंट को और लिमिटेशंस को समझ लिया है तो हम फाइनली देख लेते हैं कि आज के समय में एजुकेशन सिस्टम में हम इनके कौन कौन से आइडियाज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो हम वर्तमान की प्रासंगिकता यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना पहले हम आज के कुछ एजुकेशन सिस्टम के चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो आज हमारे पास जो नॉलेज है आज हमारे पास नॉलेज और टेक्नोलॉजी दोनों ही हैं, लेकिन ये जो नॉलेज और टेक्नोलॉजी है ना वो हम लोगों को जीवन मूल्य, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, मतलब लिविंग प्रिंसिपल्स हैं, उनसे ना अक्सर पीछे ले जाती है, मतलब उनको छोड़ देती है और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और जो होता है ना थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करने लग जाती है। इसलिए ना एजुकेशन जो होती थी वो यांत्रिक और परीक्षा केंद्रित हो जाती थी, यानी स्टूडेंट्स में अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन डेवलप करने की बजाय वो लोग रटने और एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब इसका एग्जांपल हम खुद ले लेते हैं कि खुद को अगर हम समझे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, इसीलिए तो इसको इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोगों की जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम सेंट्रिक है, परीक्षाओं पे बेस हो गया कि हम लोग जो बच्चे हैं, आजकल की जो यूथ है वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को, यूथ क्या हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करता है, डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करता है, वो एक्चुअल नॉलेज या विजडम जिसे हम बोलते हैं उसको एक्वायर करने के लिए पढ़ाई करता ही नहीं है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के साथ चरित्र और मूल्यों का संकट हमें देखने को मिलता है, और एजुकेशन का कनेक्शन जो प्रकृति और समुदाय से जो होता है वो भी हमें यहाँ पे ग्रेजुअली कम होता दिखाई दे रहा है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जो वैदिक शिक्षा के कुछ प्रिंसिपल्स थे वो दोबारा रेलिवेंट हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है समग्र ज्ञान और एकीकरण का, जिससे हम लोग पराविद्या और अपराविद्या के कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। यानी एजुकेशन को सिर्फ प्रैक्टिकल या करियर ओरिएंटेड नॉलेज तक लिमिटेड ना रखकर इनर डेवलपमेंट, सेल्फ नॉलेज और एथिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसी हॉलिस्टिक अप्रोच जिसकी हम बात करते हैं, जो हमें NEP में भी देखने को मिलती है, वो है सर्वांगीण दृष्टिकोण। मतलब इसका जो NEP का रिफ्लेक्शन है, होलिस्टिक अप्रोच जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग जब वैदिक एजुकेशन की बात करते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारे इस विजन को बहुत कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करती है। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट एरिया है गुरु शिष्य संबंध एंड पुनर्गठन,
गुरु शिष्य संबंध का पुनर्गठन। इसका मतलब पुराने गुरुकुल सिस्टम को एग्जैक्टली कॉपी करना नहीं है, बल्कि टीचर को सिर्फ फॉर जो इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके बजाय एज अ मेंटर, एज अ गाइड के रूप में देखना, या फिर एज गाइडेंस और संवाद या ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करना भी है। ठीक है, कि हम लोग और ज़्यादा अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनको एज अ गाइड, उनको एज अ मेंटर देख रहे हैं। अब फोर्थ है मूल्य आधारित एवं चरित्र केंद्रित शिक्षा, यानी एजुकेशन को नैतिकता, जिम्मेदारी और कैरेक्टर फॉर्मेशन से भी कनेक्ट करना। फिफ्थ आ जाता है पर्यावरणीय चेतना, मतलब वैदिक दृष्टि में प्रकृति के प्रति ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और एक संतुलित जीवन का आइडिया बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता था। वो आज के जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस का या फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न हम बोल सकते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। इसको ना मैंने अपनी जो इंग्लिश वीडियो थी उस वहाँ पे ना मैंने इसको हमारे जो क्लाइमेट क्राइसिस है उससे कनेक्ट किया है, तो ये वाला एग्जाम्पल आप वहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, वहाँ से रेफ़र कर सकते हो मतलब। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जब हम वैदिक शिक्षा को आइडियलाइज करते हैं तो हम लोग उसका हर एक स्ट्रक्चर में उसको एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लेटर पीरियड में वर्ण और लिंग आधारित जो भेदभाव थे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए थे। इससे क्या हुआ था, जो लड़कियां थी उनकी एजुकेशन सीमित हो गई थी, जो शूद्र थे उनको सीमित किया कर दिया गया था। तो ये जो सामाजिक बहिष्कार था वो आज के इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को तुम्हें वो पूरा कर ही नहीं पाएगा, हमारे इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को, है ना। जब हम उत्तर वैदिक काल की बेसिकली बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, फिर जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी विस्तार क्षमता की। इस विस्तार क्षमता का क्या होता है कि जो इतना हमारा बहुत नेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो उस स्केल पर जो गुरुकुल सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते। इसीलिए कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस का मतलब पूरी एंशिएंट सिस्टम को वापस लाना नहीं है, रादर उसके यूजफुल प्रिंसिपल्स को क्रिटिकली आइडेंटिफाई करके उन्हें मॉडर्न साइंस, डेमोक्रेटिक एक्सेस और प्रेजेंट डे एजुकेशनल नीड्स के साथ इंटीग्रेट करना भी है। अब हम फाइनली निष्कर्ष पे मूव ऑन करते हैं। तो इससे जो निष्कर्ष है इसमें हम लोग एक जो पूरा यूनिट है उसको एक साथ कनेक्ट करके देखेंगे। तो वैदिक शिक्षा को सिर्फ इतिहास के एक चरण के रूप में नहीं देखा जा सकता, ये वास्तव में ना मानव विकास का एक समग्र प्रतिमान था। यानी एजुकेशन का उद्देश्य केवल नॉलेज देना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट को शेप करना भी था। इसी सिस्टम की दूसरी महत्वपूर्ण बात थी ज्ञान की त्रयी, यानी कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। यानी नॉलेज को पहले मौखिक रूप से ग्रहण और संरक्षित किया जाता था, जो कि श्रवण का पार्ट था। उसके बाद उस नॉलेज पर आलोचनात्मक तर्क और चिंतन किया जाता था, जो कि मनन का पार्ट था। और फिर फाइनली उस नॉलेज को केवल समझना सफिशिएंट नहीं होता था, उसको जीवन के अनुभव और उस अपने जीवन में अप्लाई करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता था, जो कि निधिध्यासन का पार्ट था। अब इस पूरे एजुकेशनल मॉडल को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग संस्थागत आधार भी इम्पॉर्टेंट था। मतलब गुरु केंद्रित आवासीय गुरुकुल या जो सिस्टम था उसके साथ परिषद, सम्मेलन और चरण जैसे इंस्टीट्यूशन भी जो वहाँ का सिस्टम थे उस चीज़ को सस्टेन करते थे। अब इन इंस्टीट्यूशन का पर्पस सिर्फ एकेडमिक नॉलेज देना नहीं था, ये ऐसे व्यक्तियों को डेवलप करना था जो कि लौकिक कर्तव्यों यानी पराविद्या और आध्यात्मिक मुक्ति यानी कि पराविद्या दोनों को साथ लेकर चले और दोनों के लिए दोनों एस्पेक्ट्स में सक्षम हो सकें। और यहाँ से ना वैदिक शिक्षा का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सामने आता है, जो कि है मानवीय गहराई। जो गुरु शिष्य परंपरा ने एजुकेशन को ना एक पर्सनल और ह्यूमन डायमेंशन दिया था, ह्यूमन डायमेंशन यू कैन से। तो गुरु सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला टीचर नहीं था, वो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में गाइड और मेंटर की भूमिका भी निभाते थे। और अगर हम प्रारंभिक वैदिक काल की बात करें तो गार्गी और मैत्री जैसे एग्जाम्पल से ये भी हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं को भी वहाँ पे विद्वता या फिर बौद्धिक सहभागिता का अवसर मिलता था। अब नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जिसके ऊपर बात करेंगे वो है कि आज के टाइम में इसकी रेलिवेंस या प्रासंगिकता क्या है। तो हिस्टोरिकल लिमिटेशंस इंक्लूडिंग
वर्ण और लिंग आधारित सीमा, तो इन चीज़ों को जो इग्नोर किया जाता था, इससे इससे हम लोग ना इसको एज इट इज़ स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते वैदिक वाले को। हम लोग सिर्फ कुछ मूल सिद्धांत और मीनिंगफुल जो हमारी रिलेशनशिप्स थी उनको निकालते हैं और फिर उनको आज के क्राइसिस के साथ एसोसिएट करके फिर उनको यूज़ करते हैं। तो ये गुरुकुल से कह रही हूँ, वैदिक एजुकेशन सिस्टम की आज की रेलिवेंस से रिलेट करता है। मतलब एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना नहीं, उसमें चेंजेस के साथ जो कि आज की कंडीशंस को अडेप्ट कर सके, फिर उस चीज़ को स्ट्रक्चराइज करना ताकि हम बेस्ट आउटपुट निकाल सकें। अब इसकी रेलिवेंस को हम एनईपी से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एनईपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न एजुकेशन में एंशिएंट नॉलेज को सिंपली कॉपी करने की बात नहीं है, रादर प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और लोकतांत्रिक पहुंच के साथ जोड़कर एजुकेशन को अधिक संतुलित, नैतिक और प्रभावी बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। तो ओवरऑल वैदिक शिक्षा हमें एक कंप्लीट रेडीमेड सिस्टम को वापस लाने का मॉडल नहीं देती, बल्कि ये ना हम लोगों को कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स देती है जिन्हें हम क्रिटिकली समझकर प्रेजेंट डे एजुकेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं। एनईपी में ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होलिस्टिक डेवलपमेंट का है, तो इसको तो आप ना बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट, और जो गुरु शिष्य सेंट्रिक, जो हम चाइल्ड सेंट्रिक पेडागॉजी की बात करते हैं, वो भी वैदिक एजुकेशन सिस्टम से लिया गया है। IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सब एनईपी का पार्ट है। तो आप यहाँ से अगर आता है कि NEP 2020 में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे PYQ का भी एक पार्ट है ये, कि NEP के अंडर हम लोग वैदिक एजुकेशन सिस्टम को कैसे देख सकते हैं, या फिर वैदिक एजुकेशन के प्रिंसिपल्स हम लोगों को NEP में कैसे रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, या NEP की जगह ना वो आपको ITEP ही दे देंगे कि ITEP में आप लोग वैदिक एजुकेशन सिस्टम के प्रिंसिपल कैसे ट्रेस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ना पता होनी चाहिए बेसिक, ठीक है। अब इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा यूनिट 1 फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो आई होप इस वीडियो से आपको पूरे यूनिट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ओवरऑल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो। अगर इस पूरे यूनिट को लेकर आपके माइंड में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।